अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मुश्किलें सिर्फ उन्हें डराती हैं जो बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपका वोट होता है, आप वोट हमारे पोल पर करते हैं और नतीजों के साथ जनमत में हम आपके सामने, आपके समक्ष पेश हो जाते हैं रात के 9 बजे, और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे आपको देखना अवश्य बनता है। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम है, बेहद खास हैं। आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए जो बाकी चैनल आपको नहीं दिखा रहे हैं, उनके डर के चक्कर में, उनकी टीआरपी की नकली रेस के चक्कर में? आपके लिए अहम मुद्दे कौन से हैं? चैंपियंस ट्रॉफी और पाक यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो मैंने कह ही दिया है कि एक लूजिंग कंट्री वो है। कोई भी मैच जीते या हारे, अगर खुद भी खेलते, खुद भी जीते, तो भी वो हार जाते, क्योंकि भाई जिस तरीके का करारा तमाचा जो भारत की तरफ से लगा और वहां की सिक्योरिटी कंडीशंस को लेकर जो हमने लगातार खुलासे किए कि भाई पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट कर ही नहीं सकता, उसकी उतनी हैसियत ही नहीं है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा तो बताएंगे, और जीत पर बौखलाए हैं जिहादी। ये जो जीत है, चैंपियंस ट्रॉफी की जो जीत है भारत की, उससे जिहादी जो है वो कैसे बौखला गए हैं, ये भी अहम मुद्दा होगा। उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जीत तो हो गई, कईयों को हजम होती है, कईयों को हजम नहीं होती, और किसको हजम नहीं होती वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, तख्ता पलट की बात भी करेंगे। तख्ता पलट में यूएन का हाथ है। बांग्लादेश के तख्ता पलट में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आ गया है क्या? एक तरीके से आ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूएन के एक अधिकारी की तरफ से, एक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया कि हमने रोका है वहां की फौज को, जो हो रहा है होने दो। कैसे होने दो भाई, उसका हम पर्दाफाश यहां पर करेंगे। फिर आगे बढ़ के गाजा की बत्ती गुल। गाजा की बत्ती ऐसे गुल हो गई कि इजराइल ने गाजा की बिजली काट दी है। अब मामला ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और सोचिए, इजराइल को बम गोले मारने वाले गाजा के वो आतंकवादी, और उनको बिजली भी इजराइल ही सप्लाई करता है। यानी जो इसको मारता है इजराइल, उसको बचाता भी वही था, पालता भी इजराइल था, लेकिन वो अपने ही सांप जो है डस लेता है। उसी का उदाहरण है गाजा कैसे इजराइल पर हमले कर रहा है। चलिए अब शुरुआत करेंगे पहले मुद्दे की। भारत ने एक बार फिर अपना लोहा मनवा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के जख्मों पर तीन तीन बार नमक छिड़कने वाली जीत थी। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। पहला झटका आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस टूर्नामेंट में उतरा था, लेकिन सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। जिस ट्रॉफी पर उसका हक जताया जा रहा था, वो अब पूरी तरह से भारत की हो चुकी है। दूसरा झटका, भारत ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में 6 विकेट से हराया, और इसी हार के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। विराट कोहली ने जोरदार शतक ठोका और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। और तीसरा झटका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी भारत को अपने देश में बुलाने पर अड़ा था, लेकिन बीसीसीआई के आगे उसकी एक न चली। नतीजा ये हुआ कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में हुआ। भारत ने अपने सारे मैच दुबई में खेले और आखिर में चैंपियन भी बना। अब सोचिए, पाकिस्तान ने अपनी मेजबानी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, अपने स्टेडियम चमकाए, लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बस शर्मिंदगी। ना पूरी मेजबानी मिली, ना परफॉर्मेंस दिखी, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी हाथ से निकल गई। और अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर गुस्से में तिलमिला रहे हैं और मीडिया बौखलाई हुई और सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने मैदान में बल्ले और गेंद से जवाब दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असल चैंपियन कौन है। अब इस पर पाकिस्तानियों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो भी सुनिए। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है। और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी। पॉइंट
तो थिंक अबाउट इट प्लीज़। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर, और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। ये चैंपियंस ट्रॉफी बनी ही इंडिया के लिए है। अच्छा, ठीक है बड़ी ना? बात बोल दी मैंने अपने आपके चैनल पे ही बोला है कि इंडिया ये बनी ही है, क्योंकि हमेशा मेहनत करने वाले जीतते हैं और जो दिल से साफ होते हैं वही जीतते हैं, वही लोग कौम में तरक्की करती है कि जिनके लीडर भी ठीक हों। सही बात ये सारी क्रिकेट की जीत नहीं है, ये सारी मोदी की जीत है, जिसने पूरे 1.5 करोड़ इंसानों को 1.5 अरब इंसानों को बांध के रखा हुआ है। पूरी दुनिया इस टाइम मोदी की दीवानी है, पूरी दुनिया उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, क्रिकेट खेलना चाहती है, उनके मुल्क में जाना चाहती है। अभी ये देखिए जितना मजमा लगा है पाकिस्तान का तो चैंपियन ट्रॉफी में नाम नहीं है, कोई क्रिकेट कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी इंडिया की खुशी में हम लोग खुश हैं कि कम से कम हमारा कप इधर ही रहेगा, एशिया में रहेगा। और जो गोरे अकड़ते हैं कि क्रिकेट हमारी है, हमारी इजाद है, गोरों के मुंह पे तमाचा मार दिया है इंडिया वालों ने कि ये देखो इंडिया अब गेम हमारी इंडिया है या पाकिस्तान है। दुनिया इंडिया से क्रिकेट सीख रही है, देखिए कोई नहीं चल पा रहा उनके खाली आगे। क्रिकेट नहीं सीख रही, दुनिया अब सब कुछ सीख रही है, भजन सीख रही है उनका, ठीक है, उनके गाने चल रहे हैं हर मुल्कों में, उनके मतलब कि फिल्में चल रही है, उनके फूड चल रहे हैं। तो क्रिकेट तो अब बहुत छोटी चीज रह गई है मेरा ख्याल है। इंडिया अब सुपर पावर बनने जा रहा है और हमें चाहिए कि हम भी इंडिया को सपोर्ट करें ताकि शायद तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया लेके जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को तो आज उन्होंने कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरह हराया। देखिए जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आराम से हार जाएगी तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो 2 टीमें हैं कभी भी कोई फाइनल नहीं जीती हैं। साउथ अफ्रीका हार्ड लक है, अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आएगा तब भी इंडिया से हारेगा, न्यूजीलैंड आएगा तब भी इंडिया से हारेगा। ये चैंपियन ट्रॉफी पहले भी कहा है, अब फिर कहता हूँ इंडिया के लिए बनी है, इंडिया ही लेके जाएगा। तो पाकिस्तान से मेरा एक ही सवाल है, और करा लो चैंपियंस ट्रॉफी। जब तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम लोग ट्राई क्यों करते हो? क्यों? व्हाई? तो भाई साफ साफ इस लड़की ने कह दिया कि भाई अब तुम्हारे बस की नहीं है तो ट्राई क्यों करते हो। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि 3 बार जीत का मतलब है 3 बार पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक मिर्ची की जो है रगड़ने की प्रक्रिया जो है वो भारत ने संपूर्ण कर दी है। और जो न्यूजीलैंड को हराया वो तो एकदम मैच अंत में थोड़ा सा लोग घबरा रहे थे कि जीत होगी या नहीं होगी। न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला, इस बात की दाद देनी चाहिए, लेकिन अंत में जीत तो भारत की हुई है और उत्सव का माहौल पूरे भारत में। हमने आपसे जो है कार्यक्रम के माध्यम से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे एक प्रश्न पूछा, ट्विटर पर हमने प्रश्न पूछा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को भारी पड़ी है। 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या इससे जुड़ी हुई खबर है कि भाई क्रिकेट का जो मामला है वो इतना तूल पकड़ा कि कईयों को बर्दाश्त हुआ जीत के मामले में और कईयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है, स्वाभाविक था ही, लेकिन अपने ही देश में यानी कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं हुई। दरअसल भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में लोग खुशी मना रहे थे, जबकि कुछ जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां मुस्लिम जिहादियों ने जश्न मनाने वालों पर लाठी पत्थर और पेट्रोल बम से हमला किया। सबसे पहले बात करेंगे गांधीनगर की, जहां दहेगाम में भी लोगों ने उत्सव मनाया, जश्न मनाया, लेकिन दहेगाम में विजय जुलूस निकालना उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि आपको बता दें उग्र बड़ी मस्जिद के पास मुस्लिमों की भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और कुछ मुस्लिम हमलावरों को पकड़ भी लिया है। ये घटना रविवार को हुई। भारत की जीत के बाद गांधीनगर के दहेगाम में हिंदू लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। जब ये कस्बे के यानी जो जुलूस कस्बे के इलाके में उगमणुआ बड़ी मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां मौजूद मुस्लिम भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में कई गाड़ियों को तोड़ भी दिया गया। दहेगाम में हुई इस पत्थरबाजी में 3 हिंदू नौजवान घायल हो गए। उन्हें फौरन गांधीनगर के अस्पताल में ले जाया गया। घायल युवक धवल मिस्त्री ने दहेगाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिहादी हमलावरों यानी मोहम्मद अरबाज खान, ओवेश, साजिद हुसैन, वसीम, मोहम्मद तौफीक, संजय, मोहम्मद इरफान और नासिर खान के साथ साथ 6 अनजान लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर में कहा गया है कि धवल मिस्त्री भारत की जीत की खुशी में अपने दोस्त की बाइक लेकर विजय जुलूस की बाइक रैली में शामिल हुए थे। रात करीब 11 बजे ये रैली मुस्लिम कस्बे में पहुंची। वहां उगमणवास बड़ी मस्जिद के पास एक मुस्लिम भीड़ बैठी हुई थी। शिकायत में बताया गया कि गाड़ियों की रेस की आवाज से भीड़ भड़क गई और यहां क्यों आए हो कहकर हमला कर दिया कि भाई हमारे इलाके में क्यों आए हो। यह भी आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने जीत का उत्सव मना रहे लोगों को गालियां दी गंदी गंदी। शिकायत में आगे कहा गया कि इस घटना के बाद 2-3 और मुस्लिम लोग हाथ में डंडे लेकर आए और उस उत्सव पर जुलूस पर टूट पड़े। इस दौरान 7 से 8 बाइकों में तोड़फोड़ भी की गई। एफआईआर के मुताबिक इसके बाद धवल मिस्त्री डर गए और अपनी बाइक वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते वक्त वो घायल हो गए। फिर वहां मौजूद दूसरे हिंदुओं ने उन्हें रिक्शे में बिठाकर गांधीनगर सिविल अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर ने बताया कि धवल के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अभी धवल मिस्त्री का इलाज चल रहा है। अब देखिए, एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए उनके भाई ने बताया कि वो अस्पताल में अकेले हैं और अपने भाई का इलाज करवा रहे हैं। धवल के भाई राहुल अभी अस्पताल में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में बाद में जानकारी और देंगे। लेकिन देखिए, सुदर्शन न्यूज ये कहता है कि देश में ऐसे गद्दारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो भारत की जीत के उत्सव को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी कट्टर मानसिकता के कारण निर्दोष नागरिकों पर हमला कर देते हैं। दहगाम की यह घटना साबित करती है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व भारत में रहते हुए भी उसकी एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। विजय जुलूस पर हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है। ऐसे देश विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए बल्कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना जुटा सके। भारत की धरती पर रहते हुए भी अगर किसी का दिल देश के खिलाफ धड़कता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि यह देश सहिष्णु जरूर है लेकिन गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगा। गद्दारी भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई और इसमें पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा, जिहादियों पर हो देशद्रोह के तहत कार्रवाई, 98% लोगों ने कहा हाँ, केवल 2% ऐसे हैं जो असहमत हैं। अब देखिए, जैसा दहेगांव में हुआ वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न मनाते लोगों पर मस्जिद से निकली मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। रमजान में मस्जिद में मौजूद लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी का उत्सव मनाने वालों पर पथराव किया। इंदौर के कुछ इलाकों में कई गाड़ियों में आग लगाई गई। इस घटना के कई वीडियोज भी वायरल हो गए हैं। रविवार यानी देखिए, एक दिन पहले 9 मार्च 2025 को भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। इसके बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल था। इंदौर में भी युवा इसका जश्न मना रहे थे। उन्होंने बाइक पर बैठकर इंदौर के अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाला। जब ये सभी इंदौर के महू क्षेत्र में जामा मस्जिद रोड पर पहुंचे तो मस्जिद के सामने विवाद हो गया। एक वायरल वीडियो में दिखता है कि जुलूस के यहां पहुंचते ही मस्जिद से मुस्लिम भीड़ निकल आती है। इसके बाद शोर मचने लगता है। इस दौरान जुलूस में शामिल लोग टीम की जीत पर नारे लगा रहे होते हैं। कुछ ही देर में यहां जुलूस पर हमला हो जाता है। वायरल वीडियो में अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर के शोर भी सुनाई पड़ते हैं। इसके बाद लोग इधर उधर भागते हैं और पथराव होने लगता है। एक और वीडियो में दिखाई पड़ता है कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाती भीड़ एक स्कूटी तोड़ रही है। इसके बाद ये पथराव जामा मस्जिद के अलावा पत्ती बाजार, सब्जी मार्केट, गफार होटल समेत कई इलाके हिंसा की चपेट में आ गए। यहां भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस पर जमकर पथराव हुआ है। इस पथराव के बाद दंगाई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। पेट्रोल बम भी चलाए जाने की सूचना है। दंगाई भीड़ ने कई जगह काफी गाड़ियां तोड़ भी दी हैं। पथराव आगजनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दंगे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शहर में अलग अलग जगह भेजी गईं। इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वत्सल ने इस घटना के बारे में कहा, इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद जुलूस निकल रहे थे, इसमें मस्जिद के बाहर पटाखे चले और विवाद हो गया। इसके बाद 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। पुलिस बल अब मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है। अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, रात को ही उनको पकड़ा गया है। मऊ भारतीय सेना का भी एक प्रमुख केंद्र है। इसके चलते प्रशासन ने सेना की भी त्वरित कार्रवाई बल यानी क्यूआरटी की 8 टुकड़ियां भी बुला ली। सेना ने भी शहर में फ्लैग मार्च किया। पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए कई संगठन सामने आए हैं। अब इस घटनाक्रम की कुछ तस्वीरें आप भी देखिए और लोगों को भी जरा ध्यान से सुनिएगा।
वहां पर पथराव हुआ है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये देखिए किस तरीके से एक जीत के बाद इस तरीके का अगर वहां पर कार्रवाई होती है तो ये बेहद निंदनीय है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि मस्जिद में छिपे जिहादियों पर हो एनएसए के तहत कार्रवाई, हाँ या ना में जवाब देना था, और उत्तर आया 97% लोगों ने कहा हाँ, एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 3% असहमत हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल था। लेकिन तेलंगाना के करीमनगर और भाग्यनगर के दिलसुख नगर में पुलिस ने उत्सव मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बहस देखी जा सकती है। अब करीमनगर में टीम इंडिया की जीत के बाद लोग भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को रोक दिया और झंडा लिए एक शख्स को पीछे हटाने वो पुलिस वहां पर लगी। एडवोकेट आशुतोष दुबे ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, करीमनगर में पुलिस ने सांप्रदायिक कारणों का हवाला देते हुए भारत की जीत का जश्न मनाने से रोक दिया। हमारे देश की जीत का जश्न मनाना कब से सांप्रदायिक मुद्दा बन गया। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तेलुगु भाषा में कहासुनी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भाग्यनगर के दिलसुख नगर में पुलिस लाठियां चलाती हुई लोगों को खदेड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ये नई नीति बन गई है? आखिर वे किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीयों को अपने देश की जीत का जश्न मनाना कहां मनाना चाहिए, ये एक प्रश्न है। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि जश्न के दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए भीड़ को हटाया गया। कुछ जगहों पर भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक बाधित हो रहा था, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि यह जनता के जश्न के अधिकार को दबाने की कोशिश है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे पुलिस की गैर जरूरी सख्ती बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। अब देखना होगा कि तेलंगाना सरकार इस पर क्या सफाई देती है और क्या इस लाठी चार्ज को लेकर कोई जांच की जाती है कि नहीं। लेकिन तेलंगाना सरकार की ये तानाशाही न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस शासित राज्य किस दिशा में जा रहे हैं। जब देश भर में लोग टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत का उत्सव मना रहे थे, तब तेलंगाना पुलिस ने लाठीचार्ज कर देखिए साफ साफ कर दिया कि अब भारत की जीत का उत्सव मनाना भी क्या सांप्रदायिक हो गया है। क्या राष्ट्रवाद और देश प्रेम को कुचलने की योजना बनाई जा रही है? कांग्रेस सरकार आखिर किसे खुश करना चाहती है? ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति के आगे राष्ट्रीय भावना को बलिदान करने से भी नहीं चूकती। अगर सरकार ने इस तरह की दमनकारी नीति जारी रखी तो जनता खुद इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर जश्न मनाया जा रहा है तो क्या बुराई है? और अब ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पुलिस वाला जो है, आप देखिए थोड़ी देर पहले आप देखेंगे तिरंगे को हटाते हुए, तिरंगे को भी हटाते हुए ये तस्वीर आप देखेंगे। आप ये किस तरीके से तिरंगा लिया हुआ व्यक्ति उसको भी हटा रहा है पुलिस वाला, किस तरीके की ये सोच हो गई है। और पुलिस को पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ताजा मामला पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तेंतुलमुरी इलाके से सामने आया है, जहां तृणमूल नेताओं पर एक पूर्व भाजपा महिला नेता से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि तृणमूल नेताओं ने महिला को पार्टी कार्यालय बुलाकर
जबरन मैं भाजपा में शामिल नहीं होंगी लिखवाने की कोशिश की और इसी दौरान उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वो मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तृणमूल नेता अब अपनी पार्टी कार्यालयों को अपराध का अड्डा बना चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 के चुनावों के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और उनकी माताओं बहनों का शोषण किया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब तृणमूल नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में राजनीतिक हिंसा के साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। ममता बनर्जी सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब अपराध उसके अपने नेताओं के सिर पर मंडराता है तो वो चुप्पी साध लेती है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक बंगाल की बेटियां इस तरह की अमानवीयता का शिकार होती रहेंगी। राज्य सरकार को ये समझना होगा कि अपराधी किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन्हें कानून के कटघरे में लाना जरूरी है। लेकिन जब शासन ही आरोपियों को संरक्षण देने लगे तो जनता के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। क्या ममता सरकार इस बार पीड़िता को न्याय दिलाएगी या फिर बंगाल में महिलाओं की चीखें यूं ही दबा दी जाएंगी? बड़ा प्रश्न हमारा है कि भाई आखिर कब तक बंगाल से ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए और यहाँ से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं और वो भी राजनीतिक एंगल जब आता है तो बेहद बुरा लगता है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना था। आपने क्या जवाब दिया वो भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर प्रश्न का आप जवाब देते हैं, उसका भी आपने जवाब यहाँ पर क्या दिया। क्योंकि बंगाल के कई मामले जो है सामने आए थे, चाहे कितने ही पुराने मामले आप देख लें, और डॉक्टर वाला मामला भी आपने जिस तरीके से देखा था, वहां पर भी एक संगीन आरोप यहां पर सरकार पर लगा था और इस मामले पर भी संगीन आरोप जो है वो सरकार पर ही लग रहा है, अधिकारियों पर लग रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहा है और यहां पर भाजपा कार्यकर्ता की बात सामने आ रही है। तो क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये हमारा आपसे प्रश्न था। वो आपने क्या उत्तर दिया वो भी आपको कुछ ही देर में हम दिखा देंगे, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सारी खबरें हमने आपको दिखाई, आपको लाइव अपडेट्स भी हम देते थे सुदर्शन न्यूज पर, लेकिन अब उसमें नया क्या है? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ वो इतना साधारण, इतना सिंपल नहीं था। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने में बड़ा हाथ संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के कमिश्नर ने खुद ये बात कबूली है। चलिए, हम ये तस्वीरें हटाते हैं, एक बार ये तस्वीरें आपको हटाएंगे और अभी अब आपको दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने खुद ये बात कबूली, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रदर्शन के दौरान फौज के हाथ जो है वो बांध दिए थे। अब एक चैनल के साथ एक इंटरव्यू में हाई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यूएन ने फौज को आईएसआईएस, अल कायदा और हरकत उल अंसार जैसे इस्लामी कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने से मना किया था। उन्होंने बांग्लादेशी फौज को धमकाया भी था। अब क्या कहा वॉल्कर तुर्क ने वो भी आपको बता दें कि 5 मार्च 2025 को एक कंपनी के यानी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तुर्क से गाजा, सूडान, यूक्रेन समेत बाकी इलाकों पर उन्होंने बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन सभी इलाकों में यूएन एकदम निष्प्रभावी रहा है। तुर्क ने इसके बाद बांग्लादेश का उदाहरण दिया। वॉल्कर तुर्क ने कहा, मैं आपको पिछले साल बांग्लादेश का उदाहरण दे रहा हूं। जुलाई अगस्त के दौरान छात्रों द्वारा वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। तो शेख हसीना सरकार से तंग आ चुके थे, वहां बड़े पैमाने पर दमन हो रहा था। उन्होंने आगे कहा, उनके लिए यानी प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद वास्तव में हमारी आवाज, मेरी आवाज, और हम जो कर पाए वो थी। हमने स्थिति पर ध्यान दिया और फौज को चेतावनी दी। सोचिए, यूएन की तरफ से चेतावनी है कि फौज को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोका तो उन्हें शांति अभियानों में सैनिक नहीं भेजने दिए जाएंगे। देखिए कि भाई यूएन में तुम्हारी फौज को हम नहीं लेंगे, एक तरीके से एक लालच दे दिया कि भाई अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद फौज के जो रुख है उसमें बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि यूएन की धमकी से बांग्लादेशी फौज वो डर गई। गौरतलब है कि बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के शांति मिशन यानी पीस कीपिंग जो कोर होता है उसके मिशंस में बड़ी संख्या में वो सैनिक भेजता है बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश ने लगभग 5000 सैनिक यूएन मिशन में भेजे हुए हैं। यूएन मिशन में गए सैनिकों को औसत तनख्वाह यानी सैलरी से अधिक पैसे मिलते हैं, ज्यादा सैलरी मिलती है और फौज को भी इससे कमाई होती है।
अब बांग्लादेश को शांति मिशन से हर साल लगभग 2600 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसमें से आधा ही वो अपने सैनिकों को तनख्वाह या जो भी खर्चा कह लीजिए उसके हिसाब से देती है, बाकी पैसा फौज के हिस्से चला जाता है, फौज को लाभ हो जाता है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ी जगह मिलती है। ऐसे में यूएन की यह धमकी फौज पर काम कर गई और उन्होंने अंत समय में शेख हसीना के आदेश मानने से इनकार कर दिए। इसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और दंगाइयों ने हिंसा जारी रखी। मोहम्मद यूनुस ने इसके बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यूनुस और यूएन किस तरह आपस में मिले हुए थे, इसकी सच्चाई भी तुर्क ने बता दी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही यूएन से एक जांच कमीशन बनवाई। इसके लिए उन्होंने तुर्क से संपर्क किया। तुर्क ने बताया कि उन्होंने यूनुस की पूरी मदद की। उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद यूनुस ने तुर्क से फौज पर नियंत्रण करने को कहा था। यूएन अब शेख हसीना के शासन के दौरान हुए कथित दमन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वहीं अभी तक यूएन की तरफ से यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि बांग्लादेश में यूनुस किस हैसियत से सत्ता पर काबिज है। तो बांग्लादेश में हिंसा हुई, उसमें यूएन का किस तरीके से एंगल था, ये बहुत बड़ा खुलासा है। फौज को एक तरीके से खुला हाथ यहाँ पर दी, खुली छूट दे दी थी कि भाई आप कुछ नहीं करोगे, शांत रहोगे, आप देखोगे केवल, और वहाँ के जो जिहादी थे, आतंकवादी थे, उनको कि भाई आप करो जो हमले आपको करने। चलिए, इस खबर के बाद भी हमने आपको पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। ट्विटर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा, बांग्लादेश का तख्ता पलट सोची समझी साजिश है क्या? हाँ या ना में जवाब देना था। हाँ में जवाब देने वाले 96% यानी 96% लोग कह रहे हैं हाँ, एक सोची समझी साजिश थी तख्ता पलट बांग्लादेश की। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर है लेकिन बेहद रोचक है और जाननी आपको चाहिए। इजराइल के सारे मुद्दे हमने आपके समक्ष रखे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी को दी जाने वाली बिजली यानी बत्ती गुल कर दी है। बिजली की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इजराइल की ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने 9 मार्च को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत इजरायली इलेक्ट्रिक कंपनी को गाजा को बिजली आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया गया। उनका आदेश भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आदेश में कहा गया, मुझे यानी कि देखिए 4 सितंबर 1997 को इजरायली इलेक्ट्रिक कंपनी को दिए गए लाइसेंस की धारा 7D के तहत मिली शक्तियों के अनुसार, यानी शक्तियां हैं, मैं लाइसेंस धारी को गाजा पट्टी को बिजली बेचने से रोकने का निर्देश देता हूं। इससे पहले मंत्री एली कोहेन ने कहा था कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक गाजा को बिजली नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने बंधकों को वापस लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे कि हमास गाजा में ना बचे। इजराइल दशकों से गाजा को बिजली आपूर्ति कर रहा था। गाजा पट्टी में खुद का एक पावर प्लांट है जो डीजल से चलता है, सोचिए, लेकिन गाजा की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा इजराइल से आता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में बिजली मिस्र से भी मिलती है। युद्ध से पहले इजराइल 10 पावर लाइनों के जरिए करीब 120 मेगावाट बिजली गाजा को देता था, जो गाजा की शांतिकालीन जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा था। लेकिन मौजूदा हालात में डीजल की आपूर्ति बाधित होने के कारण गाजा का खुद का बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के कारण गाजा की स्थिति पहले से ही गंभीर बनी हुई है। इजराइल ने पहले ही मानवीय सहायता ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री रोक दी है क्योंकि हमास ने संघर्ष विराम बढ़ाने और बंधकों की रिहाई से इनकार कर दिया था। अब बिजली आपूर्ति रोके जाने के बाद गाजा के नागरिकों के लिए मुश्किलात जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि भाई अब इसका उपाय क्या है? जब बिजली ही आप काट दोगे तो उसके बाद अगला उपाय आपके पास क्या ही बचता है? चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। अगला मुद्दा भी अहम है। अगला मुद्दा क्या? अगला मुद्दा लोकल है, यानी कि छत्तीसगढ़ का, भारत का मुद्दा। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। ये खबर आपने लगातार देखी, सुदर्शन न्यूज पर भी देखी। भिलाई स्थित उनके आवास समेत पूरे राज्य में 14 जगहों पर छापेमारी चल रही थी। मामला शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा था, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। यही नहीं, उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी रेड पड़ी है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए 2161 करोड़, ध्यान सुनिएगा, 2161 करोड़ के शराब घोटाले के तार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। इससे पहले इस मामले में कई बड़े अधिकारी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा बेहतर है आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर ईडी ने आज सुबह सुबह छापा मारा।
उनके भिलाई स्थित आवास पर यह रेड मारी गई। बघेल पिता पुत्र समेत छत्तीसगढ़ की कुल 14 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। इसके तार शराब घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ा शराब घोटाला होने का आरोप उन पर लगा था। यह घोटाला करीब 2161 करोड़ का बताया जाता है। इस मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर अपने कार्यकाल के दौरान 2 और भी बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। महादेव सट्टा ऐप और कोल लेवी स्कैम। कोल लेवी स्कैम में करीब 570 करोड़ का घोटाला बताया जाता है। इन्हीं आरोपों के चलते भूपेश बघेल को पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अभी वर्तमान में वह कांग्रेस के महासचिव हैं। भूपेश बघेल के कार्यालय के द्वारा ईडी के छापे को षड्यंत्र बताते हुए पोस्ट किया गया है कि षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है। तो वहीं इस कार्रवाई पर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमेश पटेल ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि विधानसभा में प्रश्न जो उठाता है उसे इसी तरीके से घेर दिया जाता है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कई बड़े घोटालों की जांच चल रही है, जिसमें भूपेश बघेल के करीबियों की भूमिका दिख रही है। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के दौर। यदि गलत नहीं किए तो इसमें डरने की बात क्या है? ईडी तो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी पूरे सबूत के साथ ही ईडी कार्रवाई करती है। मैं समझता हूं कि भूपेश बघेल जी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसलिए डर करके कुछ भी उलझुल की बातें कर रहे हैं। वहीं ईडी की दबिश का विरोध करते हुए कांग्रेस ने विधानसभा का बहिष्कार किया और प्रश्नकाल को बाधित करते हुए प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस जहां इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बता रही है, तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में तरह तरह के घोटाले हुए, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ईडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शराब कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावना से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया विधायकों ने। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज होते जा रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई कहां जाके रुकती है और आगे इस मामले में और किन किन पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल स्थित BAPS हिंदू नारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसके साथ मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिख दिया गया। BAPS के आधिकारिक पेज ने सोशल मीडिया में मामले की जानकारी साझा की है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए कि ये वह नफरत को कभी जड़ नहीं जमाने देंगे और शांति और करुणा कायम रहेगी।
सोशल मीडिया पोस्ट में बीएपीएस पब्लिक अफेयर्स ने लिखा कि एक और मंदिर का अपवित्रीकरण बार चिनो हिल्स कैलिफोर्निया में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को जड़ें नहीं जमाने देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये तय करेगी कि शांति और करुणा कायम रहे। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के बाद में रिपोर्ट देखी है। हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों से इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन COHNA ने भी सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की और कहा कि कैलिफोर्निया में प्रतिष्ठित BAPS मंदिर का अपमान लॉस एंजलिस में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से पहले हुआ है। पोस्ट में 2022 के बाद से ही मंदिरों में तोड़फोड़ के अन्य हालिया मामलों को लिस्ट किया गया और मामले की जांच की मांग की गई है। COHNA एक जमीनी स्तर का वकालत संगठन है जो उत्तरी अमेरिका में हिंदू धर्म की समझ को बेहतर बनाने और हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाले मामलों के लिए समर्पित है। पिछले साल भी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी, तब जब कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में 25 सितंबर की रात को तोड़फोड़ की गई। ये घटना न्यूयॉर्क में BAPS मंदिर में इसी तरह की घटना के 10 दिन से भी कम समय बाद हुई है। हिंदू विरोधी संदेशों में हिंदू वापस जाओ जैसी बातें शामिल थी, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय चिंतित हो गया। इसके जवाब में समुदाय ने एकजुट होने का संकल्प लिया है और BAPS जो मंदिर है उसका उदाहरण आपको दे दें, अक्षरधाम जो मंदिर है दिल्ली का, वो BAPS स्वामीनारायण मंदिर है। उन्हीं के देश विदेश में हर जगह उनके अपने मंदिर हैं और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ये कैलिफोर्निया में है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।